नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के पॉलिटी दिस वीक प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने और आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी से जुड़ी हुई जो खबरें बीते एक सप्ताह में चर्चा में थी। तो सबसे पहले ये देखिए कि वो कौन कौन सी खबरें चर्चा में थी। तो भारत में बलात्कार कानून इस वक्त काफी चर्चा में है। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग चर्चा में है और पूरे भारत में त्रिभाषा फॉर्मूला भी काफी चर्चा में है। अब इन तीनों ही बातों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले भारत में बलात्कार पर कानूनी ढांचा क्या है, इसे देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर अभी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी वजह से यह कानून पर सवाल उठ रहे हैं। क्या कानून उतने सख्त हैं जिससे जो अपराधी है उसे सख्त सजा दी जा सकती है? तो सबसे पहले शुरुआत ये करते हैं कि भारत में बलात्कार पर जो कानूनी ढांचा है उसमें बलात्कार की परिभाषा क्या है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63 में अगर हम देखें तो इसमें यह बताया गया है कि बलात्कार तब होता है जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाता है, उसकी सहमति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध। देखिए, दो बातें हैं, या तो सहमति के बिना भी हो सकता है या तो इच्छा के विरुद्ध हो सकता है, क्योंकि इसमें यह भी बात कही गई है कि जबरदस्ती, धमकी देकर या धोखे से, अगर धोखे से किसी की सहमति हासिल कर ली है तो सहमति नहीं मानी जाएगी क्योंकि वह धोखे से है। उसके बाद अगर महिला 18 साल से कम उम्र की है या सहमति देने में असमर्थ है तो भी यह बलात्कार माना जाएगा। तो अब तो यह बात हो गई परिभाषा को लेकर के। अब बात यह है कि भारत में बलात्कार के प्रकार और उससे संबंधित कानून क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए, गंभीर बलात्कार, धारा 64 भारतीय न्याय संहिता। अधिकार प्राप्त व्यक्तियों जैसे कि पुलिस, डॉक्टर, जेल कर्मचारी, अभिभावक द्वारा किया गया अगर अपराध है तो वह इसके तहत आएगा और यह गंभीर अपराध कहलाएगा। उसके बाद बलात्कार और हत्या, धारा 64(2) में, यह भी भारतीय न्याय संहिता 2023 में है, जब बलात्कार के कारण पीड़ित की मृत्यु हो जाती है और या वह हमेशा के लिए निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, यानी कि वह कुछ भी करने की अवस्था में नहीं है, जैसे कोमा में अगर चला गया है, और ऐसे मामले आए भी हैं, बड़े बड़े मामले आए हैं। तो अगर ये कारण है, अब उसके बाद देखिए सामूहिक बलात्कार को लेकर के प्रावधान है धारा 65 में। धारा 65 भारतीय न्याय संहिता की है और इसमें क्या है, जब एक महिला का कई व्यक्तियों द्वारा बलात्कार होता है तो उसे सामूहिक बलात्कार कह दिया। और वैवाहिक बलात्कार में अभी तक अपराध नहीं माना गया है, ये बात बहुत स्पष्ट रखिएगा। पति पत्नी के बीच सहमति के बिना जबरन यौन संबंध बनाना वैवाहिक बलात्कार में अभी अपराध नहीं बना है कानून में। अब उसके बाद यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, देखिए इसके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब इस प्रकार के कोई अपराध होते हैं तो वहां पे क्या संरक्षण अधिनियम है वह इस पे पता चलेगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट में बताया है कि 18 वर्ष से कम के खिलाफ यौन अपराधों के लिए यह विशेष कानून है, पहली बात। दूसरी बात, गंभीर मामलों में क्या होगा, 20 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक हो सकता है, यह साफ साफ लिखा है, ठीक है। उसके बाद आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 आता है। अब इसमें बदलाव किया जाता है और सख्त बना दिया गया और कह दिया गया कि 12 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग से अगर बलात्कार हुआ तो अनिवार्य मृत्युदंड या आजीवन कारावास। तो 20 वर्ष हट गया, आजीवन कारावास या अनिवार्य मृत्युदंड, ये स्थिति बन गई। उसके बाद 16 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग से बलात्कार हुआ तो न्यूनतम 20 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास, यानी कि सजा को और सख्त कर दिया गया। ये तो जो प्रावधान आप देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ अधिकारों की भी बात कही गई है, जैसे कि शून्य एफआईआर का अधिकार है। तो पीड़ित किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, चाहे उनका क्षेत्राधिकार कुछ भी हो। इसीलिए इसे कहा जाता है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर के रूप में मामला दर्ज होगा, फिर जहां का मामला होगा वहां पहुंच। फिर निःशुल्क चिकित्सा उपचार की बात करें तो सभी अस्पतालों को बलात्कार पीड़ितों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान करना चाहिए, यह बात कानूनी अधिकार के रूप में साफ साफ दर्ज है। फिर उसके बाद कोई टू फिंगर टेस्ट नहीं होगा। पहले बलात्कार के मामलों में टू फिंगर टेस्ट होता था, लेकिन इसमें यह कह दिया गया क्योंकि यह पीड़ित की गरिमा और गोपनीयता का उल्लंघन करता है, और अगर वह उल्लंघन करता है तो फिर यह नहीं हो सकता है, बात खत्म। फिर उसके बाद बात आती है कि उत्पीड़न मुक्त और समयबद्ध जांच बहुत ही आवश्यक है। यह अधिकार भी है कि महिला अधिकारी को पीड़ित का बयान दर्ज करना चाहिए, पुरुष अधिकारी नहीं करेंगे। विकलांग पीड़ितों के लिए अभिभावक या सामाजिक दुभाषिया की आवश्यकता होती है, यानी कि कोई होना चाहिए जो साथ दे सके, तो वो अधिकार उसे मिलेगा। उसके अलावा यानी कि जो भी जांच है बयान दर्ज करने के संदर्भ में उस दौरान। फिर उसके बाद मुआवजा पाने का अधिकार है। तो पीड़ितों को वित्तीय मुआवजा भी प्रदान करने का अधिकार उन्हें मिला, यानी कि उन्हें मिलेगा, उन्हें प्राप्त होगा, ये अधिकार है।
फिर सम्मान और सुरक्षा के लिए के साथ सुनवाई होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई पीड़िता है, उसकी पहचान की रक्षा की जाएगी। सबसे पहली बात, बंद कमरे में कार्यवाही होगी और पिछले यौन इतिहास के बारे में कोई आक्रामक सवाल नहीं होंगे। यानी कि जो घटना है उससे जुड़ी हुई बातों पर ही चर्चा होगी। उसके बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में चर्चा नहीं होगी विस्तार से कोई आवश्यक। और यहाँ पे बात देखिए क्या है, पीड़िता की पहचान की रक्षा होगी। आपने कई मामले ऐसे सुने होंगे जिसमें ये दिखाई दिया है, पीड़िता की पहचान को उजागर करने की वजह से कई लोग दोषी हो गए हैं, कई लोगों के ऊपर केस चल पड़ा है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, कभी भी भविष्य में आपको भी ऐसी लापरवाही नहीं करनी है। अब आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो भी विद्यार्थी सिविल सर्विसेज की तैयारी को और धार देना चाहते हैं, और मजबूत बनाना चाहते हैं, आसान बनाना चाहते हैं, उनके लिए दृष्टि आईएएस इस होली के अवसर के पहले एक उपहार लेकर आया है। उपहार स्वरूप यह होने वाला है कि 5 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक दृष्टि लर्निंग ऐप में जितने भी अवेलेबल ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो 60% कम कीमत पर मिलने वाले हैं, और 60% कम कीमत पर सारे कोर्सेस मिलेंगे। ऑनलाइन कोर्स जो कि दृष्टि लर्निंग ऐप में है, इनफैक्ट जो टेस्ट सीरीज हैं वहां पर वो भी आपको 40% कम कीमत पर मिलेंगी, और दृष्टि पब्लिकेशंस की सारी किताबें आपको 5 से 12 मार्च के दौरान 40% कम कीमत पर मिलेंगी। तो अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां चले जाएं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। अगर आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको जो भी जानकारी, अतिरिक्त जानकारी चाहिए इस डिस्काउंट के बारे में, या तो आपको यह जानना है कि आखिर कोर्सेस में क्या फीचर हैं, तो आप कॉल कर लीजिए, हमारे एक्सपर्ट आपको सही राय दे देंगे। अब उसके बाद आगे आ जाते हैं अगली खबर पर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में चर्चा थी, तो यह समझ लेते हैं क्यों है। देखिए, इसकी स्थापना को लेकर के एक बड़ा माइलस्टोन पूरा हो गया। 19 फरवरी 2004 को यह अपने आप में किस प्रकार से बन गया था, एक संवैधानिक रूप ले चुका था, यानी कि इसका उल्लेख संविधान में जोड़ा जा चुका था, और अभी फरवरी का महीना समाप्ति हुआ है इसी वजह से। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की बात लंबे समय से चल रही थी, और 1992 में अनुसूचित जनजातियों और एससी और एसटी के लिए एक वैधानिक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करनी थी। देखिए हुआ क्या, जातियों और जनजातियों दोनों के लिए 1992 में हुई। बाद में क्या हुआ, एसटी की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए 19 फरवरी 2004 को संविधान संशोधन होता है, और संविधान संशोधन कौन सा था, 89वां था, जिसमें यह कह दिया गया कि अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और संविधान में अनुच्छेद 338 ए हम जोड़ते हैं, और जोड़ने के साथ ही तय कर दिया गया कि एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होगा। अब ये संवैधानिक हो गया। अब इसके संरचना की बात करें तो संरचना में कौन कौन होता है ये पता रहे। अध्यक्ष में कोई होगा कैबिनेट मंत्री रैंक का, फिर उसके बाद उपाध्यक्ष राज्य मंत्री रैंक का, 3 सदस्य होंगे सचिव रैंक के, उसके अलावा 1 सदस्य महिला होनी चाहिए, कार्यकाल 3 वर्ष, अधिकतम 2 कार्यकाल हो सकते हैं। ये संरचना है, सदस्यों की बात हो गई। मुख्य कार्यों की बात करें तो अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षा उपाय जनजातीय अधिकारों पर ध्यान देना है। तो ये ध्यान रखता है इस बात का पूरे देश के स्तर पर हर क्षेत्र के लिए। और यहां पर ये किसके अंतर्गत इसके कार्य समझ में आएंगे, 338A(5) के आधार पर। फिर सलाहकार की भूमिका होती है। देखिए जो नीतियां देश में बनती हैं उसमें यह सलाह दे सकता है, उसको जैसे नीतियां कोई बना रहा है तो उसको सुझाव चाहिए, तो सुझाव देने में इसका भी जिम्मेदारी रहता है। राष्ट्रपति को जनजातीय कल्याण पर रिपोर्ट अपनी यह प्रस्तुत करता है, फिर आवश्यकता अनुसार जहां पे भी लगता है सरकार को उसका उपयोग भी करती है। तो यहां पर सुनिश्चित करना कि अनुसूचित जनजाति कल्याण कार्यक्रम प्रभावी रूप से क्रियान्वित हो सके, उसके लिए सही सलाह दे, क्योंकि आप देखिए कितनी योजनाएं हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं, तो उन योजनाओं में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसकी सलाह ये दे सकते हैं। फिर उसके बाद अतिरिक्त जिम्मेदारियों की बात करें तो एनसीएसटी नियम 2005। अब यहां पे देखिए वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जनजातीय भूमि अधिकारों की संस्तुति करता है, वन अधिकार भी है जनजातियों के। उसके अलावा यहाँ पे इसके अंतर्गत क्या आवश्यकता है वो भी बताएगा। फिर उसके अलावा आजीविका की जो रणनीतियां हैं, जनजातीय जीविका के लिए जो विकल्प सुझावे जाते हैं, जैसे कि वहां पर वो अपने आजीविका के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए सरकार उन्हें क्या सुविधाएं दे सकती हैं, वह विकल्प बताएगा। पैसा अधिनियम की अगर हम बात करें जो कि पंचायत से संबंधित है, अनुसूचित क्षेत्रों तक इसका जो विस्तार करने के लिए 1996 में आया था, कि पूर्ण कार्यान्वयन के लिए वकालत करता है कि इसका पूरा कार्यान्वयन अनुसूचित क्षेत्रों में किस तरह से हो सकता है, क्या प्रयास सरकार को करने चाहिए वो बताता है।
और यह क्या बेहतर होगा यह भी बताता है। जैसे कि स्थानांतरित खेती को कम करने के लिए समाधान तलाशने के लिए भी यह प्रयास करता है, उसमें भी अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग सुझाव देता रहता है। फिर उसके बाद संवैधानिक प्रावधान की बात करें, 366(25) में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। अनुसूचित जनजातियों का अर्थ क्या है? ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय या ऐसी जनजातियां जनजाति समुदायों के हिस्से या समूह जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियां माना गया है। किसके तहत? 342 के तहत। फिर अनुच्छेद 342 एक में आ जाइए। अब अनुच्छेद 342 एक में देखिए क्या कहता है, किसी भी राज्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राष्ट्रपति कौन तय कर रहा है? राष्ट्रपति तय कर रहा है। राज्य के मामले में राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति ही, ठीक है, उस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में जनजातियों जनजातीय समुदायों के हिस्से या समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं। कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। और राज्यों के मामले में परामर्श कौन दे रहा है? राज्यपाल दे रहा है, लेकिन कर इसमें भी कौन रहा है? राष्ट्रपति। यह स्पष्ट हुआ। चलिए, अब उसके बाद अगली बात आती है 5वीं और 6वीं अनुसूची। आपको पता है ये दोनों अनुसूचियां अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर प्रशासन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची में देखिए, 6वीं अनुसूची के राज्यों के अलावा, 6वीं अनुसूची के राज्य फिक्स हैं, उसके अलावा जो अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान कहां मिलेंगे? 5वीं अनुसूची। तो कभी पूछ ले कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुसूची में है, और 6वीं मान लीजिए उसमें है नहीं, तो 5वीं उसमें जरूर होगी। 6वीं अनुसूची के संदर्भ में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किस राज्य के लिए हैं? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उससे संबंधित प्रावधान जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से वह अनुसूचित 6वीं में मिलेंगे। ये बात तय हो गई। चलिए, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, त्रिभाषा सूत्र देख लेते हैं। त्रिभाषा सूत्र भी बड़ा चर्चा में है। त्रिभाषा सूत्र इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी हाल ही में देश में एक राज्य में इस त्रिभाषा फॉर्मूले का विरोध किया गया। विरोध करने की वजह थी कि 2 भाषाओं से ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 ही भाषाएं वहां पर अभी चल रही थी। लेकिन यह बात कही गई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के लिए 3 भाषा फार्मूला जब शामिल है तो उसे लागू किया जाना चाहिए। इस पर चर्चा चल रही थी। इस नीति का उद्देश्य क्या है? बहुभाषावाद और बेहतर रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। ज्यादा भाषा आएंगी तो आपके पास विकल्प ज्यादा रहेंगे। अब तमिलनाडु की जो भाषा नीति है वो 2 भाषा प्रणाली है। एक तो वहां तमिल है और दूसरी वहां पे जो विकल्प है वो अंग्रेजी का है, वो इसका पालन करता है। तो ऐतिहासिक रूप से वह हमेशा से कहता है हिंदी उसके ऊपर ना थोपी जाए, काफी लंबे समय से। केरल और कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, लेकिन आमतौर पर 3 भाषाएं शामिल हैं वहां पे, हमने देखा है, लेकिन कुछ राज्यों में नहीं है। अब ऐतिहासिक संदर्भ अगर हम देखें, शुरुआत में जाएं, थोड़ा पहले जाएं, तो शिक्षा में भाषा पर जो बहस है आजादी के बाद से ही चल रही थी, मतलब काफी पुरानी बहस है। राधा कृष्णन आयोग 1948-49 में क्या कहता है? द्विभाषिकता के महत्व पर प्रकाश तो डालता है और कहता है कि यह अच्छा भी है, 2 भाषा तो होनी चाहिए। फिर कोठारी आयोग 1964-66 में 3 भाषा सूत्र पेश करता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में शामिल किया गया इसके बाद से। और वर्तमान मुद्दे की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा योजना एक है। अब ये समग्र शिक्षा योजना के लिए वित्त पोषण को एनईपी कार्यान्वयन से जोड़ दिया है। अब यानी कि ये हो गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको जो लागू करेगा, उसको लागू करने के बाद ही समग्र शिक्षा योजना के लिए राज्यों को सरकार, केंद्र जो है वित्त पोषण करेगी। अगर वो त्रिभाषा फॉर्मूला लागू अब नहीं करेंगे, इसका मतलब तो वित्त पोषण में समस्या आएगी। इस योजना के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय वित्त पोषण नहीं करेगा जिस प्रकार से वह पहले कर रहा था। तो इसी बात को लेकर के चिंता जाहिर की गई है और इसमें यह बात फिर उभर कर सामने आई है। तो 1986 की बात करें, देखिए यहां पे मैंने क्या बोल दिया था। अगर आगे बात करें 1986 की नीति और एनईपी 2020 लचीलेपन पर जोर देते हैं, जिससे छात्रों को 2 मूल भाषाएं चुनने की अनुमति मिलती है। अब देखिए यहां पे, देखिए क्या है, अब यहां पे 2 मूल भाषाएं चुनने की अनुमति है। अब उसमें एक तीसरी भी है। अब वो किस प्रकार से? देखिए, एक मदर टंग होगी जो कि रीजनल हो सकती है, क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। एक इंडियन लैंग्वेज होगी, इंडियन लैंग्वेज जो हमारे देश की जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनमें से एक हो सकती है। इसमें से अगर हम यहाँ की बात करें तो हिंदी हो गई, और भी विकल्प हैं। फिर उसके अलावा एक मॉडर्न लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश हो गई। तो हम बात करें तो देखिए 3 भाषाएं यहाँ पे दिखाई देती हैं।
अब उन 3 भाषाओं में क्या-क्या विकल्प हो सकते हैं, हर किसी के अलग-अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कुछ तो फिक्स हैं, कुछ अलग तरीके से बनेंगे। वो राज्यों के आधार पर तय होंगे, जैसे उनकी अलग एक लैंग्वेज हो सकती है और जैसे कुछ राज्य अभी द्विभाषा फ़ॉर्मूले पे 3 भाषा पे आई नहीं है। तो विकल्पों को लेकर के एक तरीका दिया गया 3 भाषा का, वो अपने-अपने राज्यों के हिसाब से अभी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आगे प्रयास ये किया जा रहा है कि 3 भाषा फ़ॉर्मूला हर राज्य में आ पाए। तो अब आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को त्रिभाषा फ़ॉर्मूले को? आप चाहें तो अपनी राय हमें बता सकते हैं और ये बता सकते हैं कि जो भाषाओं की बात हो गई, उसमें विकल्प कितने हैं? अगर आपने पहले इस भाषा वाले विकल्प पर पढ़ा होगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या-क्या विकल्प हैं। तो चलिए, अब आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं, आज का अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न आज मैं आपसे मौखिक ही पूछता हूँ, आप मुझे कमेंट करके जवाब दीजिएगा और जो अभ्यास प्रश्न है, वो आज के ही टॉपिक से है। तो चलिए, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान में किस वर्ष दर्ज की गई, यानी कि संवैधानिक यह बन गया, वो कौन सा साल था? विकल्प आपके सामने है 2003, 4, 5 या 6। उसके अलावा एक सवाल आपसे और भी पूछूंगा, सवाल ये है, बलात्कार से संबंधित कानून को लेकर के अगर हम देखें, गंभीर बलात्कार को लेकर के कौन सी धारा में इसका उल्लेख किया गया है? धारा 64 है, धारा 74 है, धारा 84 है या धारा 94 है? इसका जवाब भी आप कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए क्या करना है? स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।